तो रास्ते में किसी ने कहा आ गए। आप सुन के हैरान होंगे कि मेरी माता जी ने मेरी उंगली पकड़ी हुई थी, हालांकि मैं छोटा नहीं था, 14 साल का था, लेकिन वो जब ऐसी बात हुई तो वो भूल गए कि बेटा कहाँ है। वो अपना वहाँ पहुँच गए, तो बाद में वहाँ जाकर उन्हें याद किया भाई पूरन कहाँ है। अब ये कहते हुए अब मेरे हाथ देखे मुझे रोना आ रहा है, तो ऐसी हालत थी वहाँ पर। कलमा पढ़वाया उसे, जब जनेऊ काटा तो वो रो रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको। घर से कुछ लाए नहीं थे, ये था भी वापस आएंगे। राजा बदलता है, प्रजा नहीं बदलती, ऐसा हमारा विचार था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सबको मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम। दोस्तों, मैं विजेंद्र कंबोज, ई-रेज फिल्म प्रोडक्शंस, न्यू दिल्ली। दोस्तों, आज मैं बैठा हूँ प्रेम प्रकाश खट्टर जी के यहाँ। शास्त्री जी के नाम से इन्हें यहाँ पे पहचानते हैं टोहाना के लोग। पाकिस्तान से इनका जो संबंध रहा है वो है विलेज हाजीपुर शरीफ, तहसील जामपुर, ज़िला डेरा गाजी खान, और जो थाना लगता था उस वक्त वो था दाजल। और सन 1933 यानी कि 1933 का इनका जन्म है। और इस वक्त जहाँ पे इनकी रिहाइश है वो है सिटी टोहाना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद और स्टेट हरियाणा, इंडिया में हम बैठे हैं। तो इनका संबंध पाकिस्तान से कैसा रहा, इंडिया कैसे आए, वो सारी कहानियाँ हम इनसे जानेंगे। और जिस जगह का ये जिक्र हम कर रहे हैं, अगर वहाँ से कोई शख्स, कोई हमारा मित्र इस वीडियो को देखता है तो वो शास्त्री जी से संपर्क कर सकता है। इनके जो फ़ोन नंबर्स हैं हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं या वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, हमें आप अपनी कहानी मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है dastanepartition1947। आगे की जानकारी, जो ज़्यादा जानकारी हम शास्त्री जी के पास चलकर ही लेंगे। चलते हैं शास्त्री जी के पास। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप ठीक हैं? दया परमात्मा की जी। चलिए, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। किस नाम से आप यहाँ टोहाना शहर में रिहाइश है आपकी, और आप क्या करते हैं? ऐसा है जी, यहाँ मेरा नाम है प्रेम प्रकाश शास्त्री के नाम से टोहाना में सब जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो मेरा नाम था पूरन चंद। तो हमारे जो स्वामी जी थे, मेरे नाना जी के भाई, महात्मा बने वो बचपन में ही। तो वो भिक्षा लेने के लिए हमारे घर आए थे, क्योंकि मेरी नानी थी नहीं। और रिवाज था कि जब कोई महात्मा बनता है उसको नाम देने से पहले गुरु कहता भी अपने घर से भिक्षा लेके आओ, तब तुम अधिकारी बनोगे महात्मा बनने के। तो इस लिहाज से वो हमारी माता जी के पास आए हाजीपुर में। मैं पैदा ही हुआ था, तो ये मेरा नाम उन्हें रखा हुआ है, पूरन चंद। चलिए, तो जो पाकिस्तान का आपका एड्रेस था वो पूरा एड्रेस बताइए। गांव था जी हाजीपुर शरीफ। मोहल्ला जो था हमारा वो खटरों का था। पाकिस्तान में जो मोहल्ले होते थे, सुरक्षा के लिहाज से बाहर बड़ा दरवाज़ा होता था और उसके अंदर सब वो बिरादरी वाले रहते थे। खटर है, नांगिए हैं, आहूजे हैं, पहूजे हैं, सब के अलग अलग मोहल्ले होते थे वहाँ पर। ये तो हमारा मोहल्ला खटरों का मोहल्ला था। हम वहाँ 5 परिवार थे सिर्फ खटरों के। तो एक जो है रहते थे, एक मोहल्ले में रहते थे, बाहर दरवाज़ा लगा हुआ था, उसके अंदर 4 घर थे, 2 घर हमारे सामने थे। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता था? आपने पूरा एड्रेस बता दीजिए एक बार। तहसील हमारी थी जामपुर, ज़िला था डेरा गाजी खान और थाना था दाजल। ठीक है। हाजीपुर शरीफ गांव का नाम था। पाकिस्तान के किस तरफ पड़ता है, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान या? ये जो डेरा खान ज़िला है ये पंजाब का आखिरी ज़िला है ये। ठीक है। हमारे ज़िले में कोई रेल नहीं थी। पश्चिम में कोह सुलेमान था, पर्वत जिसको कोह सुलेमान कहते थे। और इधर दक्षिण में जो 5 दरिया हैं, सतलुज, रावी, चनाब वगैरह, ये सब हमारे ज़िले में इकट्ठे होते थे। उस गांव का नाम था कोट मिठन, वहाँ इकट्ठे होते थे सारे। तो कोई, क्योंकि इधर चनाब था, तो हमारे ज़िले में कोई रेल वगैरह नहीं थी,
अच्छा। ना, बिल्कुल नहीं। और उस वक़्त जो हमें बताते हैं हमारे माता पिता कि नेहरू ने कहा था, अपने प्रधानमंत्री जी ने, कि पंजाब के सारी ज़िले तो बच के आ जाएंगे, लेकिन रियाज खान के जो लोग हैं उनका आना बड़ा मुश्किल है। वजह क्या है उसकी? क्योंकि वहाँ साधन नहीं था रेल का कोई। अच्छा, वो दूर दराज क्योंकि एक तरफ तो पहाड़ था, दूसरी तरफ वो 5 दरिया थे, इस तरफ चिनाब था, तो कोई साधन नहीं था आने का वहाँ। हमारे पड़ोस में जो ज़िले थे मुल्तान और मुजफ्फरगढ़। ओके, तो उन्होंने कहा कि जो दूर दराज का इलाका है डेरा गाजी खान का, यहाँ के लोगों का बच के आना हाँ, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि साधन नहीं है आने की कोई। हाँ, बच के मुश्किल है उनका। हाँ, ठीक है। तो ऐसा ही हम अपने खटरों में 4 लड़के थे, सभी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। बड़ा था प्रीतम दास, मेरे भाई थे, चाचे ताऊ के लड़के थे वो। दूसरे नंबर पर मैं था, जिसमें लक्ष्मण दास था, जो पूरे पंजाब में मैट्रिक में फर्स्ट आया था। ठीक है। आजकल वो अमेरिका में है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद ढालू राम था, वो कुछ पढ़ाई में ढीला था, बाकी सब ठीक थे। तो आपके जो विलेज था जो आपने बताया, उसकी आबादी कितनी की थी? 10,000 के आसपास होगी, बस, इससे ज़्यादा। ठीक है, 10,000 भी एक अच्छी संख्या होती है। तो उसमें आप के जो लोग थे उनके अलावा भी काफ़ी लोग रहते होंगे, मुसलमान भी रहते होंगे? हाँ, मुसलमान ज़्यादा थे। ठीक है। हिंदू कम थे। हिंदू कम थे। हिंदू तो ये मत बताया वैसे, जैसे खट्टर हो गए, नांगी हो गए, आहूजे हो गए, पहूजे हो गए। ठीक है। और वो जो है दूसरे लाल होते हैं, वो नाम उनकी कुछ और थी जात उनकी, तो इस प्रकार से थे। तो आना जाना कैसा था? भाईचारा था, नहीं था? जो हमारा कैसे? गांव था ना, उसमें मीठा पानी नहीं था। ठीक है। सारे जो कुएं थे वो कड़वे पानी के थे, खारा पानी, कड़वा पानी। जो वहाँ के शेष लोग थे उन्हें अपने नाम से कुएं खुदवा रखे थे। तो एक कुआं था तालाब के पास, उसे हम कहते थे भोजे वाला कुआं। उसका पानी ठीक था, क्योंकि वो जो बरसात होती थी ना अब, तो तालाब भर जाता था और पूरा पानी कुएं में आ जाता था, कुआं ऊपर तक भर जाता था। रात को देख के आते कुआं भरा हुआ है, सुबह के तो खाली हो जाता था। अच्छा। उसका पानी कुछ मीठा था, बाकी नहीं था। तो जब बरसात आती थी तो हमारी माताएं बहनें बड़े तासले में पानी इकट्ठा कर लेती थीं और फिर वो अपना घड़ा भर कर रख देती थी। तो दाल सब्ज़ी वगैरह उसी से बनती थी। दाल उस पानी से जो कुओं का, उससे नहीं बनती थी। या फिर हमारे 5-6 किलोमीटर पर नहरें थीं, धुंधी बोलते थे, तो धुंधी उसको, वहाँ से पानी कुछ लोग ले आते थे और बिकता था पानी वहाँ पर। अच्छा, तो उर्दू आप पढ़ लेते हैं अभी? उर्दू अगर आपके सामने रखी जाए तो पढ़ लेते हैं आप? हाँ, पढ़ लेते मैं। पढ़ लेते हो, ठीक है। बशर्ते कि वो शिकस्ता ना हो। एक शिकस्ता उर्दू होती है, उसको पढ़ना मुश्किल है, सामान्य हो तो पढ़ लेते हैं उसको मैं। ठीक 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 ठीक। चलिए, तो आप 4वीं जमात तक वहाँ पे पढ़े? 5वीं तक। 5वीं तक वहाँ पे पढ़े? 5वीं पास नहीं की, 5वीं पढ़ते थे वहाँ पर। पढ़ते थे। हाँ। तो जिस दौरान ये सब शोर होना शुरू हुआ, उस वक्त स्कूल में या आपके मदरसे में भी ऐसी कोई बात होती थी बच्चों में आपस में? बिल्कुल नहीं थी, ना हमें इस बात का कोई, क्योंकि गांव था, कोई अखबार वगैरह कुछ नहीं जाते थे वहाँ पर, पिछड़ा इलाका था वो, तो वहाँ ऐसी कोई बात थी नहीं। तो अचानक यानी मैं शाम को खेलने के लिए जैसे जाते हैं गांव में, मैं खेलने के, जो मेरा ताऊ जी का लड़का था, श्याम सुंदर उसका नाम था, 6 फुट पूरा कद, जैसा नाम वैसी उसकी शक्ल थी। अभी गुजरे हैं वो पिछले साल। तो वो मुझे ढूंढते हुए आए वहाँ पर, कि वहाँ परिवार संयुक्त परिवार था। एक बात सुन के आपको हैरानी होगी कि भाइयों में इतना प्यार होता था। मेरे जो ताया जी थे, मेरे दादाजी गुजर गए थे, तो मेरे पिताजी का पालन पोषण उनने किया। विशेष बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि वहाँ शादी बहुत मुश्किल से होती थी। अच्छा। लड़कों की हम सुनते थे, कहते थे बुजुर्ग कि जूतियाँ घस जाती थीं लेकिन शादी नहीं होती थी। इस वास्ते जो मेरे भाई की शादी हुई ताऊ जी लड़के की, वो सुंदर 6 फुट का जवान, लेकिन घरवाली जो थी उसकी एक आंख खराब थी। तो ये सिर्फ इस बात का उदाहरण है कि कितनी कमी थी लड़कियों की वहाँ पर, मुश्किल से रिश्ते होते थे। या भाई का क्या देखो, मेरे ताया जी ने अपनी लड़की दी
और मेरी माँ वहाँ से आई। अच्छा, ये बट्टे की शादी हुई। बट्टे की शादी हाँ, हुई। तो ये ज़माना था उस वक़्त। तो जो मेरे नाना जी के भाई थे और मेरे मामा जी, वो कोयटा पशीन बलूचिस्तान में रहते थे, वहाँ काम करते थे वो। जब पाकिस्तान बना ये, तो मेरे नाना जी के भाई को वहाँ मार दिया वहाँ पर। और मेरे मामा जी जो है वो 6 महीने के बाद बहुत बुरी हालत में, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए, फटे पुराने कपड़े, वो हमें आके मिले। यहाँ मिले। अब ये कहते हुए, अब मेरे हाथ देखो मुझे रोना आ रहा है, तो ऐसी हालत थी वहाँ पर। तो वो जो उनके वहाँ से हम जब निकले, जो 6 महीने उनके गुजरे, वो कहाँ रहे? वो बेचारे भटकते रहे, किस तरह से हिंदुस्तान पहुँचे। अब उनको तो पता नहीं था भी हम लोग कहाँ हैं, कि गाड़ी आती थी वहाँ बड़ी भराई वहाँ से, और कोई जलंधर उतार दी, कोई करनाल उतार दी, कोई गुड़गांव उतार दी, कोई कहीं उतार दी। तो हमारा जो गांव था वो पूरा बिखर गया। मैंने बताया जैसे शाम को आपको। तो हाँ, बात अभी वहीं से शुरू करते हैं कि जिस दौरान ये हो रही थी घटनाएं, कुछ पता नहीं था किसी को। हाँ। तो जो उस दिन या उससे 1 महीना पहले, 15 दिन पहले ऐसी कोई घटना हुई वहाँ पे कि अब तो जाना ही है, अब रह नहीं सकते यहाँ पे? बिल्कुल ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि मैं तो हमारा ज़िला पिछड़ा हुआ था, हमारा गांव पिछड़ा हुआ था, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। आप सुन के हैरान हो गए कि वो जिसने दंगा हुआ ना ये, तो मेरे भाई ढूंढते हुए आया, उनके जल्दी रोटी बनाओ, और यहाँ सारा जो अपने हिंदू हैं, ये एक मोहल्ला है हिंदुओं का, और आगे मुखी मल्लाह कहते थे, मुखी थे वो गांव के, उनके पास 1-2 बंदूकें थीं, भाई वहाँ चलेंगे सारे। तो हम सारा घर बार छोड़ करके, सारा परिवार इकट्ठा होके वहाँ उस मोहल्ले में चले गए, उनके घरों में जाकर रहे। जो नौजवान थे वो लाठी कोई बंदूक लेके खड़े थे बाहर, बाकी सब अंदर थे। रात भर जो हमारे आदमी थे वो कोशिश करते रहे कि कहीं पनाह मिल जाए। तो वहाँ 2 मुसलमान थे, एक शिया था, एक सुन्नी था। ठीक है। तो जो सुन्नी था, वहाँ ऐसा था, बड़े बड़े ज़िम्मेदार थे ना जो, तो वो उनके पास आगे मुनीम होते थे, सारा काम वही संभालते थे। अगर उसको कोई पैसे भी चाहिए ना, तो वही मुनीम देता था। वो तो अपना ऐश करते थे, घरों में रहते थे वो तो वो सारी रात कोशिश करते रहे। जो सुन्नी था वो तो माना नहीं, जो शिया था उसने हमें रात भर के बाद सुबह उसने हाँ भरी। तो सुबह सुबह जो है हम सब गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके यहाँ गए। उनका बहुत बड़ा नौहरा था, 4 दीवारी थी। अच्छा। तो वहाँ जैसे हम जा रहे थे तो रास्ते में किसी ने कहा आ गए, भाई मुसलमान आ गए। तो वहाँ से हम भागे। फिर आप सुन के हैरान होंगे कि मेरी माता जी ने मेरी उंगली पकड़ी हुई थी, हालांकि मैं छोटा नहीं था, 14 साल का था, लेकिन वो जब ऐसी बात हुई तो वो भूल गए कि बेटा कहाँ है। वो अपना वहाँ पहुँच गए। तो बाद में वहाँ जाकर उन्हें याद किया, भाई पूरन कहाँ है, भाई मेरा नाम नहीं पुकारते। मतलब कि ऐसे हालात की आदमी को सिर्फ अपनी जान की ही पड़ी सभी ये को। मैंने अनुभव किया, देखा है अपनी आँखों से। तो वहाँ जाके वो चिल्लाए तो मुझे बड्डे के नाम से पुकारते, बड़ा भाई, बड़ा कहाँ है भाई। वहाँ जाके याद किया उन्होंने। वहाँ मैं पहुँच गया भागता हुआ वहाँ पर। हाँ, जो मेरा हेडमास्टर था उसका नाम याद है। हाँ जी, शेर मोहम्मद नाम था उसका, हेडमास्टर का। बंदूक रखता था अपने पास वो, और बड़ा शिकारी था, उल्टे पक्षी को गोली मार दिया करता था वो था। चलिए, तो आप भागते हुए उस जगह पे 4 दीवारी में पहुंच गए? पहुंच गई, सारा गांव पहुंच गया। ठीक है। सारा घर बार छोड़ करके। ठीक है। तो फिर वो मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहा, क्योंकि वो जो लड़का था मीटर था, वहाँ पाकिस्तान में मीटर की बहुत कदर होती थी, क्लास के अंदर बहुत कदर होती थी। तो मैं उसके पास रहता था, ऊपर चुबारे में उसके साथ ही। बाकी सब नीचे कभी नीचे आ जाते थे। तो हम 2 दिन वहाँ रहे, अपना बनाते थे, कट्ठा बना लिया, सारे गाँव ने खा लिया। तीसरे दिन उसने कहा कि भाई मेरे पास दबाव बहुत पड़ गया है और आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। अच्छा, ये बात किसने कही? उसने, जिसके यहाँ ठहरे हुए थे हम। अच्छा। समझे? उसने अपने जो उसे मुरीद के नहीं, शिष्यों को, उसे मुरीद अपने गांव से बुला रखे थे, वो सब पहरा देते थे,
चार दीवारी का। तो जब ऐसी स्थिति हुई कि अभी दबाव बढ़ गया है, आपको मुसलमान इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक तो है। फिर मुझे मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरे गांव के गांव इकट्ठे होकर आ गए थे हमला करने के लिए। तो इन आदमियों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, मेरे कम आदमी हैं। तो फिर वो ये सारा हुआ फैसला। तो फिर जैसे हम 2 दिन रात को है ना वहाँ पर, तो 2 दिन रात को हमें खूब अच्छी तरह से आवाज़ें आती थी, भाई तिजोरियाँ टूट रहे हैं, घर के दरवाजे टूट रहे हैं, पूरी आवाज़ आती थी। अच्छा, मतलब जो आपके घर थे उसके अंदर तोड़ फोड़ की जा रही थी। हाँ, क्योंकि बैंक वगैरह थे नहीं वहाँ पर, तो लोग तिजोरियों में पैसे रखते थे, या फिर जो थोड़े गरीब थे, जैसे कोई गोसे होते हैं वो पड़े हुए ढेर लगा पर उसके नीचे पैसे छुपा दिए, या दीवारों में आला बना करके उसमें गहने रख दिए, ऊपर उसको लेप दिया। तो ऐसे वहाँ था वहाँ पर। तो जब वो सुबह जब हुई तो मौलवी आ गया, सामने मीट बन रहा था। अच्छा। और इधर वो तख्तपोश बिछा हुआ था, वहाँ मौलवी बैठ गया और उन्होंने कहा कि भाई आओ, सबसे पहले पंडित आए। तो हमारे गांव के पंडित गिरधारी लाल जी, पंडित गिरधारी लाल जी थे हमारे पंडित वहाँ पर, पहले उनको बुलाया। तो उनका वो अपना कलमा पढ़वाई उनको। अच्छा। जनेऊ काटा उसका। फिर बारी बारी थे जो मुखी थे, जो बड़े थे, उनका नंबर आया। एक मुखी खिलूदास जी थे, मुखी खिलूराम जी भगत भी थे और शरीफ, बहुत शरीफ थे। उनका बेटा यहाँ मदन है, टोहाना में रहता यहीं। तो उनका जब उनने कलमा पढ़वाया, उससे जब जनेऊ काटा तो वो रो रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको। ऐसे बनते गए कुछ लोग, इतने में ही 2 गोरखे आ गए। अच्छा। उनकी बंदूक मुझे अब तक भी याद है, बंदूक थी, आगे उसके छुरा लगा हुआ था। ऐसे 2 ही आए केवल, ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गए। फिर वो काम बंद हो गया। अच्छा। उन्होंने कहा भी चलो सारे यहाँ से। उनके पास बड़ा ट्रक था एक, वो ट्रक स्कूल के पास खड़ा करके आए। 2 आदमी वहाँ छोड़े, उन्हें 2 यहाँ आ गए। तो जितने लोग थे, घर कोई नहीं गया। घर जाता कैसे? उन्होंने कहा जल्दी करो भाई। तो जो औरतें गर्भवती थीं या जो छोटा बच्चा था दूध पीने वाला, उनको उनसे ट्रक में बिठाया और बाकी सब पैदल वहाँ से गए। तो वहाँ से 7-8 किलोमीटर फाजुलपुर गांव था, फाजुलपुर गांव बड़ा गांव था वो, वहाँ सारे गए। ठीक है। तो जब आपको वहाँ से निकाला उन्होंने, तो जो लोग वहाँ इकट्ठे थे, मौलवी साहब थे या जो भी थे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया? हाजी, वहाँ सब ऐसा था। वहाँ ये ज़माना अब है, वो ज़माना और था। अगर गांव में पुलिस वाले भी आ जाता था ना, तो लोग छुप जाते थे घरों के अंदर, इतना भय था। फिर वो तो मिलिट्री वाले थे, फिर किसकी हिम्मत क्या थी बोलने की। तो सबको वो ले गए वहाँ। ठीक है। तो वो जो फाजुलपुर गांव था, उसके 4 दरवाजे थे जिनके अंदर हिंदू रहते थे, बड़े बड़े दरवाजे थे वो। तो उनके अंदर हम चले गए वहाँ। तो रात को वहाँ पर उन दरवाजे बंद होते थे। ऊपर छोटी ईंटें, लाल मिर्च पिसी हुई, अच्छा, तेल और पानी ऊपर उबलता रहता था। गेट के ऊपर छत बनी हुई थी। तो वहाँ 10, 20, 50 आदमी बैठे होते थे वहाँ पर। तेल, गर्म पानी, मिर्चें और ईंटें। इस बात में अगर कोई हमला हो जाता है तो इससे हम बचाव करेंगे। यहाँ पे एक सवाल है कि एक तरफ तो भाईचारा था, सब लोग मिलजुल के रहते थे, तो ये सब लोग आए कहाँ से जिनके लिए इतना इंतजाम किया जा रहा था? जब नफ़रत की आंधी चलती है ना, जब नफ़रत की आंधी चलती है तो फिर वो सब कुछ ख़त्म कर देती है, रिश्ते सारे ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ ज़मींदारों की बड़ी इज़्ज़त थी। ज़मीन हिंदुओं के पास काफ़ी थी। हमारे गांव में जो ज़मींदार थे ना, जब मैं अपने दादाजी के साथ जाता था ज़मीन पर घोड़ी पर बैठ कर के, तो आप सच मारी में सामने से दूर से जो मुजेरा था, जो बीता था, भागता हुआ आता था, सलाम करके घोड़े के लगाम पकड़ता था और आगे हमें सारा घुमाता था। वो हमारे यहाँ खेत ऐसे खेत नहीं जैसे यहाँ खेत हैं। वहाँ खेतों की जो मेड़ होती थी इतनी मोटी होती जैसे सड़क होती है मोटी,
यानी कम से कम 6-7 फुट चौड़ी और 5-6 फुट ऊंची। क्यों? क्योंकि बरसात का पानी जब होता था उसमें इकट्ठा हो जाता था। ठीक है। तो हमारे यहाँ गेहूँ नहीं होती थी, ज्वार, बाजरा और सरसों, ठीक है। ये 3 चीज़। पानी नहीं था, गेहूँ नहीं होती थी, लेकिन ज्वार बहुत मोटी, बाजरा बहुत मोटा, सरसों बहुत अच्छी, ये फसल। और वो जो मुजरे थे वो हमारे घर पहुंचा के जाते थे फसल। तो कहने का मतलब है एक अच्छी पैठ थी, एक अच्छा जमींदार के रूप में आपकी इज्जत थी वहाँ पे। बड़ी इज्जत थी। चलिए, आप लोग वहाँ आए, आपको फाजिलपुर नाम गांव बताया आपने, जहाँ आए, जहाँ पे सब लोग एक घर के अंदर रहे। उसके बाद हर कोई अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ, जान पहचान के यहाँ, लोगों में हमदर्दी बहुत थी उस समय में। जैसे मैं बताया, भाइयों की हमदर्दी थी, अपनी लड़की दे रहा है, भाई की शादी कर रहा है। आजकल ऐसा कहाँ है? हाँ जी, आजकल तो भाई को ही नहीं पता कि शादी हो रही हो, क्या दे जाए दहेज के अंदर। आजकल दीवारें बन गई हैं। हर घर में दीवार, और दिल में दीवार वैसे भी बन गई है। संकुचित हो, पहले घर खुले थे, दीवार नहीं थी, और दिलों में भी दीवार नहीं थी। मुझे तो अतीत बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब शादी होती थी ना, तो जो लड़की वाला है वो दहेज एक कमरे में सजाता था और पूरे मोहल्ले को बुलाता था, और देखो मैं ये दे रहा हूँ। और जब वो दहेज वहाँ जाता था तो लड़के वाले दहेज को सजाते थे, अपनी बिरादरी को, मोहल्ले को बुला, देखो भाई ये दिया है। अब वो चीज़ कहाँ है? अब तो सगे भाई को नहीं पता कौन क्या दे रहा है, पूछो तो बुरा मनाते हैं उसका भी। इसका मतलब क्या है पूछने का? चलिए, हम कहानी को वहीं से फिर से शुरुआत करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? घरों में सब अपना फाजिलपुर रहे हम रहे। तो वहाँ जो मिलिट्री आई थी वो फिर मुसलमान मिलिट्री आ गई। ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई आपने जो है यहाँ से चलना है जामपुर तहसील में। हमारे पास जो दूसरी राजनपुर तहसील थी, वहाँ एक पूरनचंद नाम का वकील था बहुत मशहूर। तो उसके जो है एक वकील उकसद और था, उसका कत्ल हो गया था वहाँ पर, मुसलमान ने उसको मार दिया था। तो वो सारा तहलका मच गया, भाई राजनपुर में मार दिया है। तो वहाँ से जो पहला ट्रक उन्हें भेजा वहाँ से जामपुर के लिए, तो रास्ते में मुसलमानों ने लकड़ियाँ काट करके, बड़े बड़े दरख्त काट करके, सड़क पक्की नहीं थी, कच्ची सड़क होती थी जिसमें मिट्टी उड़ती है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ आप देखिए, जब बस आती है ना कभी कभी, मैं जो है रोज़ाना जैसे शाम को बस आनी है तो मिट्टी सारी चढ़ी होती थी उस पर। तो हम उस पर हाथ फेर करके बस पर अपना नाम लिखते थे, ऐसा था। सड़कें होती थी कच्ची, कहीं कहीं पराली बिछा देते थे वो। तो वो उन्हें जो पहला ट्रक था उन्हें रोक लिया वहाँ पर, और उनको कुछ आदमी मारे उन्हें, और कुछ उनको मिलिट्री वापस ले आई। फिर उसके बाद फिर हिंदू मिलिट्री आई बाद में, फिर पहले मुसलमान मिलिट्री थी। तो जामपुर गए, पूरा का पूरा फाजिलपुर गांव भी, हमारा गांव भी, आसपास के जितने गांव थे, मीरापुर, बखरपुर, सारे वो सारे जामपुर गए। वहाँ भी घरों में जाके रहे लोगों के। तो मुझे याद है उस वक़्त जो हमारा, क्योंकि पैसे घर से कुछ लाए नहीं थे, यानी एक खेस तक नहीं लाए वहाँ से हम, ये था भी वापस आएंगे। राजा बदलता है, प्रजा नहीं बदलती, ऐसा हमारा विचार था। तो जामपुर में आए तो फिर वहाँ फिर मेरे पिताजी, मुझे याद है, माता जी की 2 बालियाँ 200 रुपये, 250 रुपये तोले के हिसाब से उन्हें सोना बेचा वहाँ पर, और पैसे कुछ आए वहाँ से। फिर कुछ दिन वहाँ रहे, फिर उन्होंने कहा भी आगे चलो अब। फिर हमें डेरावाद खान ले गए। डेरावाद खान में जाके हम घरों में जाके रहे। जिस मोहल्ले में हम जाकर रहे थे वो कचोरियों का मोहल्ला था। मोहल्ले वहाँ ऐसे ही थे जैसे मैंने बताया आपको, बाहर बड़ा दरवाज़ा और हिंदू, अंदर हिंदू आबादी। वहाँ रहे हम कई दिन। फिर उसके बाद ना कभी अब यहाँ से ट्रकों में लाद करके हमें ले गए चनाब के किनारे पर। उस जगह का नाम था शेर शाह सूरी मैदान। इस तरफ दरिया के इस तरफ हम थे, और बीच में जो है उस वक्त पानी कम था। यही जैसे मौसम, सर्दियों का मौसम पानी कम हो जाता है, तो उस चनाब के अंदर पुल नहीं था दरिया पर। बेड़ी से बेड़ी जोड़ करके मिट्टी भर के उसमें पराई डाली थी पर। तो वो उसको पार करके हम दरिया के परले किनारे गए। तो वहाँ
एक दिन वहाँ रहे। गाड़ी आई, ये स्टीम के इंजन होते थे काले रंग के। ठीक है। तो मुझे याद है हमारी माताओं बहनों ने उसकी आरती की। अच्छा। इंजन की। अच्छा। कि इंजन नहीं है, ये काली माता है। इतनी छोटी, क्योंकि कभी लेन देखी नहीं थी, रेल कभी देखी नहीं थी, इतनी छोटी पटड़ी है, इस पर कैसे चलेगी ये। तो मुझे याद है उसकी आरती उतारी थी इंजन की। तो भाई यही भाई चलो हिंदुस्तान चलो। तो गाड़ी पूरी तरह भर गई, फुल हो गई। उसमें हमारा नंबर नहीं आया। अच्छा। उस वक्त पाकिस्तान से आने के 2 रास्ते थे, केवल 2। एक अटारी बॉर्डर था, एक फिरोजपुर का बॉर्डर था। हम अटारी बॉर्डर से आए। उधर फिरोजपुर जो पहली गाड़ी आई, जो हमने सुना वहाँ पर कि भाई जो पहली गाड़ी फिरोजपुर बॉर्डर से गई है या अटारी बॉर्डर से गई है, वो मुसलमानों ने काट दी है। अच्छा। 2 गाड़ियाँ उनने काटी थी शुरू में, जो हमने वहाँ सुना। जब यहाँ गाड़ियाँ काट के आई, क्योंकि वहाँ अफवाह चलती थी, कोई अखबार तो थे नहीं कोई वहाँ पर। हाँ जी। तो हम लोग ऐसे भागते हुए आए वहाँ से। तो उन्होंने कहा भी 2 गाड़ियाँ काटी हैं और सलाह मशवरा कर रही है सरकार भी, क्या करें। तो गांधी जी ने कहा, जो मैंने सुना वहाँ पर, कि भाई तुमने हिंसा नहीं करनी है। लेकिन कहते हैं कि भाई पटेल ने इशारा करवा करके एक गाड़ी यहाँ से कटी यहाँ से, जैसा सुनने में आया वहाँ पर। और उन्होंने कहा कि भेजा भी, अब तो मैं भेज रहा हूँ 1 गाड़ी 2 के बारे में, अगर अगली गाड़ी कोई काट के आई तो 1 के बारे में 3 भेजूँगा। उसके बाद फिर हम सुरक्षित आए। तो जब हमारा नंबर आया दूसरी गाड़ी में, तो पूरी तरह पर ठूंसी हुई थी गाड़ी पूरी तरह से। रोटियां हमने अपने साथ बना ली थी, ये गुड़ की और चीनी की मोटी मोटी रोटियां। तो उसमें सारे सवार हो गए, ऊपर नीचे होकर। सामान तो था जैसे जो था। तो मिलिट्री वाले 3-4 मिलिट्री वाले थे, कुछ आगे कुछ पीछे। तो उन्हें हमें कह दिया सबको कि किसी ने नीचे नहीं उतरना। अच्छा। और ये अगर पानी की प्यास लगती है तो बाहर में जो खेतों में पानी खड़ा होता पानी, वो पानी नहीं पीना, क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ है। अच्छा। तो हमें यानी ये देखो, आप वहाँ से लेकर के और अटारी तक कहीं पानी नहीं मिला पीने को। जो थोड़ा बहुत ले आए थे उसी से गुजरा किया। तो 2 दिन की यात्रा के बाद हम लोग अटारी पहुँचे। तो 2 दिन लगातार आप सफ़र करते रहे और पानी नहीं पिया? कहीं गाड़ी रोक दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं खतरा हो गया कोई। हाँ जी। जहाँ गाड़ी रुकती थी तो वहाँ मिलिट्री वाले दोनों तरफ बंदूकें लेके खड़े हो जाते थे। और मुसलमान सामने होते थे उधर, तो वो हिम्मत नहीं करते थे आने की तरफ। वो देखा मुसलमान खड़े होते हैं, वो जानबूझ के गाड़ी रोकते थे, भाई शायद कुछ इनका काम बन जाए। तो ऐसा था वहाँ पर। तो अटारी जब आए तो बहुत खुशी थी मन में, हिंदुस्तान आ गया। लेकिन लेकर कुछ भी नहीं आए, खाली हाथ आए? हम नहीं कुछ वहाँ से नकदी वगैरह पे कुछ नहीं लेकर के आए। बताया ना, गांव से सीधे वहीं आ गए। ये था वापस आएंगे। देर आगे दिखाते भी ये था कि वापस आएंगे। तो वहाँ लंगर वंगर मिला, अच्छा किया। फिर वहाँ से चल के रुकते रकाते हम हिसार आ गए। हिसार स्टेशन के पास जाट स्कूल में कैंप लगा, कैंपों में रहे हम वहाँ पर। वहाँ हरे रंग की रज़ाइयाँ मिली थी, नीचे वो बिछाने के लिए टाट वगैरह थे, और आटा देते थे वो। तो हम सुबह, मैं, मेरे पिताजी या भाई जाते थे उधर, छोटी लकड़ियाँ चुन के ले आते थे। उनसे फिर अपना रोटी बनाते थे। वहाँ हमारे एक भाई थे रिश्ते में, उनका नाम भी प्रभाकर था। वो संघ से जुड़े हुए थे, वो लाहौर रहते थे। वो कृष्णा नगर में उनका मकान था। तो वो उन्हें बताया यहाँ आकर के कि लाहौर में हमारा पूरा दबदबा था। हम मुसलमान से दबते नहीं थे बिल्कुल ही। और ये था कि लाहौर हिंदुस्तान में रहेगा। अच्छा। हाँ, ये आखिर तक है, लाहौर तो हिंदुस्तान में रहेगा ही। तो जब ये झंडा फहराया तो दंगे हुए जब, तो वहाँ जो संघ के लोग थे उनने पूरा मुकाबला भी किया और रक्षा भी की अपनी। वो बताते, प्रेमनाथ प्रभाकर देहरादून में चले गए थे वो, तो वो हमें बताते थे आकर के इस प्रकार का। ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि जो सत्ता, जो कुर्सी है, उसी ने सब कुछ करवाया। हाँ, इससे कराया। लालच सी बात है। जो हमारे नेता थे, हाँ, वो कहीं भाई, यानी कि मंत्री बनना था, जल्दी पड़ी थी। हाँ, भाई हम अपना
संभालें कुछ ना कुछ। तो इस वास्ते ऐसा हुआ। यहाँ आने के बाद भी 5 साल तक हमने कोई विशेष काम नहीं किया। अच्छा। सिर्फ इसलिए बुजुर्ग जाएंगे वापस जाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। राजा बदलता है, प्रजा कभी नहीं बदलती। तो इस वास्ते कोई काम धंधा 5 साल तक सेट नहीं किया। मन में यही था कि कुछ ऐसा होगा कि हमें वापस जाने का मौका लगेगा। वापस जाएंगे वापस, ये था हर एक के मन में, यही था वापस जाएंगे बस। जो गाड़ी में थे हम लोग और वो मुसलमान सामने खड़े होते थे, तो कोई हिंदू जो बच के आता था कहीं न कहीं से, किसी इधर से भाग करके, वहाँ हमारे एक मित्र थे देवी दयाल जावा, मुल्तान के रहने वाले थे वो। रामपुर उनका गांव था, बहुत बड़े तकड़े ज़िम्मेदार थे। तो वो यानी अब भी जो मुल्तान के पुराने आदमी हैं वो इतिहास को जानते हैं कि वो एक ऐसा गांव था जिसने मुसलमानों का मुकाबला किया। किले नुमा उनका मकान था, पूरा गांव उसके बंदूकें थी, असला उनके पास था। जावे थे वो, जात के जावे थे, बरवाले में रहते हैं वो। तो वो जो हमारा भाई था वो पढ़ता था गुरुकुल में, मेरा दोस्त देवी दयाल जावा। उसने, उसका भाई एक गांव में था, ये गुरुकुल में था, ये और उसके चाचा घर का दीवानचंद ये गुरुकुल में थे। तो वो बताते हैं हमारे माँ बाप भाई बहन सब मारे गए वहाँ पर। उन्हें मुकाबला किया कई दिन तक। फिर वो पुलिस वाले आ गए, उन्हें को आश्वासन दिया कुछ नहीं होगा, तुम दरवाज़ा खोल दो। जैसे दरवाज़ा खोला उसने हमला कर दिया। धोखे में आके, मतलब वो? हाँ, धोखे में आ गए। धोखे में आ गए। तो औरतें वगैरह सारी बेचारी मारी गई, कोई इधर उधर भागा, तो वो बच के आए थे। लेकिन जो बड़े ज़िम्मेदार थे वो पहले अपना हवाई जहाज़ के द्वारा जैसे थे वो आगे थे। तो वो बता, वो ऐसा गांव था पाकिस्तान में जो पूरा का पूरा मुसलमान ने ख़त्म कर दिया। तो आपके परिवार से सब लोग आ गए थे? मैंने बताया मेरे नाना जी मारे गए वहाँ पर, मामा जी बाद में आए थे वो। और हमारे गांव में दंगों में हमारे गांव में 2 कत्ल हुए थे। अच्छा। वो इसलिए कि जैसे हम रात को उसकी पनाह में चले गए, लेकिन 2 आदमी हमारे ऐसे थे जो अपने घर पर रहे। उनकी गाय वगैरह बंधी हुई थी, अच्छी गाय थी, उनको ले ना जाए कोई, तो वो रात को आके उसको मार दिया। तो सुबह पता चला भी उनको कत्ल कर दिया है। वो 2 कत्ल हमारे गांव में हुए थे। हमारे गांव की लड़कियां, एक गांव था शेरमंदा कोटला, वहाँ ब्याह रखी थी, वो नहीं आई। ये देवराज बंसी जो हैं इनके परिवार में से थे, वो नहीं आई। पता नहीं मार दिया, ले गए मुसलमान, क्या किया पता नहीं, भगवान जाने। खैर, जब बात की जाती है तो पूरे समाज को लेकर, अगर हम ये कहें कि कुछ लोग अच्छे भी हैं। नहीं देखो, मैं ऐसा नहीं कहता। अब देखो, जिसने हमें पनाह दी, हाँ, 3 दिन तक अपने घर रखा, हाँ जी, वो कैसा था? बिल्कुल। अब उसकी तो हम तो पूजा करते हैं, आज तक हम बच्चों को बताते हैं भी एक मुसलमान था वहाँ पर, उसने हमें पनाह दी। अगर वो पनाह ना देता तो पूरा गांव कट गया होता। पूरा गांव कट गया होता। सारे गांव इकट्ठे होके आ गए थे। तो वो भी था एक मुसलमान, दूसरा वो भी जिसने इनकार कर दिया। तो अभी आपकी जो एज है वो 85 हो चुकी है? 87 हो चुकी है। 33 का जन्म है। 33 का जन्म है आपका। ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट में आपसे एक आपका खुद का विचार जानना चाहेंगे कि आपने 87 ईयर्स देखे हैं ज़िंदगी के, उनको छोटे शब्दों में आप एक संदेश दे दो, बस एक, जो आपके आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले बच्चे या पूरा वर्ल्ड आपको देखेगा इस वीडियो के ज़रिए, जो आपने उस एक अनुभव बता दीजिए चंद लाइनों में। मेरा संदेश ये है कि जो आजकल के माता पिता हैं, जैसे मैं था, कोई था, वो बच्चों को सपने लेते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऊंचा देखे, लेकिन उनके जो चरित्र निर्माण है उसकी ओर उनका ध्यान माता पिता का नहीं है। तो माता पिता को चाहिए कि पहले वो बच्चों को संस्कार दें, चरित्रवान बनाएं, समाज सेवा का भाव पैदा करें और राष्ट्र के प्रति प्रेम और मर मिटने की भावना पैदा करें अपने बच्चों के अंदर। तो ये पूरे समाज के लिए, देश के लिए, माता पिता के लिए बड़ा हित का काम होगा। ये एक प्रकार का उन माता पिता का अगर ऐसा काम करते हैं तो बहुत बड़ा उपकार है देश पर भी और समाज पर भी।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपके लास्ट में तो बिल्कुल एक निचोड़ ही निकाल दिया। हाँ जी, बस तो हम चाहते हैं कि इन बातों पर लोग गौर करें और एक राष्ट्र निर्माण हो और एक चरित्रवान व्यक्तित्व पैदा हो जो राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति एक सेवा भाव रखे। तो शिक्षा ही है जो निर्माण करती है समाज का और इंसान का। चलिए शुक्रिया, बहुत बढ़िया लगा सर आपके साथ, आपने हमें वक्त दिया और आप की सेहत अच्छी रहे, राजी खुशी रहे आपका परिवार, हमारी दुआ है यही। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। ठीक है।